नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन। आज आपको बताऊंगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट को किस तरह से यूज करें ताकि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट ना खुलवा के सेविंग अकाउंट का यूज बिजनेस में करने लगते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन उसमें कर लेते हैं। अगर जीएसटी नहीं लेना किसी से करंट अकाउंट की बजाय, तो वो नॉन जीएसटी वाली सेल जो है वो अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं। कई बार दोस्तों से, यारों से लोन ले लेते हैं। कई बार पता नहीं होता, उसके अंदर हम कैश जमा करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा ताकि आप ये देख सकें कि भैया सेविंग अकाउंट को किस तरह मेंटेन करना होता है, करंट अकाउंट को किस तरह मेंटेन करना होता है, और आरबीआई के और इनकम टैक्स के क्या रूल हैं सेविंग अकाउंट को लेके और करंट अकाउंट को लेके। तो 8 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए आज, अगर आप समझना चाह रहे हैं कि भैया सेविंग अकाउंट को किस तरह से मेंटेन किया जा सके अच्छे तरीके से। सबसे पहला फर्क दोस्तों जो है सेविंग में और करंट अकाउंट में, ओपनिंग नेम। आज आपको यह भी नॉलेज मिलेगी कि सेविंग अकाउंट खुलता कैसे और करंट अकाउंट कैसे खुलता है। सेविंग अकाउंट दोस्तों हमेशा आपके पैन और आधार कार्ड में जो नंबर होगा, नाम होगा, उसी बेस पे खुलेगा और आधार कार्ड के नंबर से लिंक होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है केशव, मान लीजिए केशव शर्मा नाम है उसका, और उस पर भी यही आ रहा है केशव शर्मा पैन पे भी, तो वो बैंक जाएगा, केशव शर्मा नाम का अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देगा और उसका एक सेविंग अकाउंट केशव शर्मा नाम से खुल जाएगा। अब वही व्यक्ति केशव शर्मा एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहता है, कोई बिजनेस दिमाग में आया, उसने कहा सर एक करंट अकाउंट खोल दीजिए, तो चाहेगा कि अपना केशव शर्मा के नाम से खुल जाए तो भी खुल जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि एक अच्छा सा नाम रखूं, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे के नाम से एक फर्म बना लूं। तो उसने क्या करा, वेदू इंटरप्राइज, जो उसके बच्चे का नाम है वेदू इंटरप्राइज, नाम से एक फर्म खोलना चाहता है, लेकिन उस नाम से तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वेदू इंटरप्राइज नाम से, जो उसमें लिखा होगा। या आपकी सेल जीएसटी में भी नहीं आ रही है, जीएसटी से कम है, तो लोकल अथॉरिटी का कोई सर्टिफिकेट जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लगता है, या लोकल जो एमसीडी एरिया होते हैं आपके यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, वो भी एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रेड लाइसेंस जिसे आप कहते हैं, उसमें अगर नाम लिखा हुआ है वेदू इंटरप्राइज तो आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। दोनों खोलने में ये बेसिक फर्क है कि यहाँ आपके सिर्फ पैन नंबर पे जो नाम होगा वही आएगा, ये आप अपने फर्म के नाम से, बिजनेस के नाम से, ट्रेडमार्क के नाम से भी खोल सकते हैं। यूजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो मेरे पास इनकम टैक्स के केस आते हैं सेविंग अकाउंट को लेके, वो आते हैं यूजेस को लेके। लोग तरह तरह की ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में करना शुरू कर देते हैं। क्यों? करंट अकाउंट खुलवाएंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसमें 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, इतने झमेले हैं, इसको यूज करेंगे, बाद में देखेंगे, और बाद में फिर देखते नहीं है, बाद में उनको दिखाना पड़ता है, फिर इनकम टैक्स देखता है उनको। कोई बात नहीं, डे टू डे एक्सपेंस ट्रांजैक्शंस के लिए ही सेविंग अकाउंट खुलता है। यानी कि आप सुबह शाम राशन लाते हैं, पानी लाते हैं, घर के बिजली का है, वो मेरे डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, और सेविंग अकाउंट इसीलिए बेसिकली यूज किया जाता है। एटीएम से विड्रॉल करना है सेविंग्स के लिए, भैया घर में कैश मुझे रखना है, या मैं जो सामान लाता हूं अगर मुझे कैश देना है तो मैं उस एटीएम से विड्रॉ करूंगा। अपनी कोई भी पर्सनल एलआईसी देनी है, मुझे अपना मेडिकल देना है, क्योंकि मेरे नाम से तो होगा, जो यहाँ पे केशव था, केशव शर्मा, उसके नाम से एलआईसी जाएगी, मेडिकल जाएगा, और वो जो अपने बच्चे की फीस दे रहा है वेदू की, वो भी इसी से देगा, सेविंग अकाउंट से, क्योंकि पर्सनल है, बिजनेस का नहीं है। वो कोई भी पर्सनल टूर कर रहा है, घूमने जा रहा है, भैया मन कर रहा है फैमिली के साथ कि चलो चलते हैं बच्चों को लेके, तो इसी से करेगा खर्चा, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर काउंट नहीं होगा। गैस सब्सिडी जो आती है वो भी सेविंग अकाउंट के अंदर ही आती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका पैसा भी आप अपने ज्वाइंट अकाउंट में या सिर्फ सेविंग अकाउंट के अंदर ही लेना चाहिए। लेकिन जब मैं बात करता हूं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं जूते का काम करता हूं, मैंने एक करंट अकाउंट खुलवाया, तो जूता खरीदने से लेके बेचने से लेके उस दुकान का रेंट, उसकी बिजली, और जो स्टाफ वहां काम कर रहा है उसकी सैलरी या उसका रिपेयर मेंटेनेंस, जो खर्चा उससे रिलेटेड है, सिर्फ वही आना चाहिए। मैं क्या करता हूं, मेरी भी एक फर्म है, मेरा एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हूं मैं, क्योंकि मैं सीए हूं, मेरी सीए की फर्म है और मैं इंडिविजुअल हूं। मैं अपनी फर्म से हर महीने मैंने फिक्स करा हुआ है, मैं 25,000 रुपए या 30,000 रुपए उससे एज ए ड्रॉइंग अपने सेविंग अकाउंट में लेता हूं और यहां से फ्री सारे खर्चे करता हूं। ऐसा नहीं करना,
अच्छा इसमें पैसा पड़ा हुआ है, एक काम कर बच्चे की फीस दे दे इससे। अच्छा एक काम कर LIC सीधे पे कर दे। अच्छा घर का बिजली का बिल जमा करा रहा ऑफिस का, घर का बिजली का बिल भी यार इसी से जमा करा दे, खत्म करना, अपना आप सीए देख लेगा। सीए नहीं देखेगा, इनकम टैक्स वाले फिर आपको देखेंगे। इसमें पर्सनल खर्चा करोगे आप, फिर वो बोलेगा बाकी ट्रांजैक्शन भी चेक कर यार, बाकी खर्चे कहीं पर्सनल तो नहीं है। बिजनेस का जो करंट अकाउंट है उसे आप सिर्फ करंट अकाउंट की तरह यूज करें, और सेविंग अकाउंट जो सिर्फ सेविंग के लिए है उसको सिर्फ सेविंग के लिए ही यूज करें। दोनों को कभी भी मिक्स ना करें। अगर आपने मिक्स नहीं करा तो आप बहुत ही सुखी रहेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आप दोनों बहुत ही दूर हो जाएंगे। इनकम यानी कि सेविंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से पैसे मैं ले सकता हूं और करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से मैं पैसे ले सकता हूं। इनकम टैक्स का रिफंड हमेशा आपका सेविंग अकाउंट में आएगा। मैं बात कर रहा हूं प्रोप्राइटरशिप फर्म के बेसिक बारे में। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप पार्टनरशिप फर्म की आइडिया भर रहे हैं या कंपनी की, तो उनका पैन तो अलग होता है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर मेरा पैन और मेरी पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म का दोनों का पैन सेम होता है। तो जब अब रिफंड आएगा तो यहाँ पे केशव शर्मा के नाम से आएगा, ना कि वेदू इंटरप्राइज के नाम से, क्योंकि ITR जो भरते हैं हम वो केशव शर्मा के नाम से भरी जाती है, फर्म के नाम से नहीं है, बस में ट्रेड का नाम जाता है। तो मान लीजिए आपके पास DD जब बनकर आएगा तो आपका सेविंग अकाउंट में जो नाम होगा उसका DD बन के आता है, या अकाउंट में जब ट्रांसफर होगा तो आपका केशव शर्मा के नाम से ही ट्रांसफर होगा। जो सैलरी की इनकम है दोस्तों, आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ले सकते हो, या आप सैलरी पे काम करते हो, आपकी कुछ फ्रीलांसर इनकम भी आ जाती है। कभी कभी आप काम कर लेते हो, फ्री होते हो तो, या मजबूरी है इस समय महंगाई ज्यादा भैया सैलरी से काम नहीं चलता, तो फ्रीलांसर की जो इनकम है दोस्तों वो भी आप अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए छोटी मोटी जो इनकम आती है करंट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट की जो इनकम है दोस्तों वो भी आप अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हो, या जो बैंक की आ रही है सेविंग से, वो इंटरेस्ट की इनकम भी सेविंग पे मिलती है। करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट की इनकम नहीं मिलती। जब मैं यहां बात करता हूं दोस्तों सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिसिप्ट है, यानी कि जो वेदू इंटरप्राइज के अंदर फर्म काम कर रही है, वो जूते बेच रही है और खरीद रही है, जो उसके डेटर है और क्रेडिटर्स हैं, सिर्फ उसी का पैसा आएगा और जाएगा। ये नहीं है कि भैया पर्सनल लोन लेना था, जरूरत पड़ गई फर्म में ले लेता हूं। अच्छा यहां पे मैंने जूते का काम खोला है, GST लगेगा। कोई आदमी है वो कह रहा है मैं GST पे नहीं करूंगा जी आपको, अच्छा इसमें लूंगा तो GST है। तो लोग क्या करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में वो पैसा लेना शुरू कर देते हैं कि अच्छा GST पे नहीं करेगा, ला भैया सेविंग अकाउंट में दे दे, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। दोनों जगह एंटिटी एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें पैसा लोगे GST लगेगा और सेविंग अकाउंट में लोगे तो GST नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी गलती है, कभी भी ऐसा मत करना। अब दोस्तों चौथा पॉइंट कैश डिपॉजिट, इसको लेके बेसिकली 2 वीडियो बना चुका हूं मैं कि अगर आप कैश जमा करा चुके हो सेविंग अकाउंट के अंदर तो किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस है, जो प्रैक्टिकली मैं लोगों के केस कराता हूं उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है। एक वीडियो मैंने बताई है कि कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है इनकम टैक्स वाले उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने अकाउंट लेते हैं, कौन कौन सी लिमिट है, क्या 49 लेंगे या इकट्ठा 10 लाख, सब है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आप वहां पे जाके दोनों वीडियो में देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और वीडियो जहां खत्म होती है वहां पे भी उसके मैंने लिंक दे दिए हैं। हल्का सा ओवरव्यू देता हूं कि सेविंग अकाउंट के अंदर जो लिमिट है वो 10 लाख तक की लिमिट है एक साल में, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, यानी कि इनकम टैक्स में इसकी रिपोर्ट जाती है। वहीं जब करंट अकाउंट की बात करता हूं क्योंकि बिजनेस का है तो 50 लाख निकालना और 50 लाख जमा कराना पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है और आपसे पूछ सकते हैं कि भैया आपने जो 50 लाख निकाला उसका क्या करा, और जो 50 लाख जमा कराया उसका सोर्स क्या है। मिनिमम बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी, ये समझना जरूरी है जब आप एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हो या करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट बहुत सारे केसों में जीरो बैलेंस से खुलता है। जीरो बैलेंस का मतलब क्या है, मैं चाहता हूं मेरा एक सेविंग अकाउंट खुल जाए, मैं बैंक गया, मैंने अपने दस्तावेज दिए, उसने कहा कि भैया आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है सचिन जी, आपका बैलेंस जीरो रहेगा, आप उसमें जमा करा दीजिए 50 रुपये, 50 रुपये अगले दिन निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो बैलेंस से भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं। कुछ बैंकों के अंदर मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये या 2000 रुपये रखने पड़ते हैं, यानी कि बैंक वाला चाहता है कि भैया पूरे साल में 1000 रुपये या 2000 रुपये से अकाउंट खुलेगा आपका, और वो आपको बैलेंस क्वार्टरली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। यानी कि बहुत सस्ते में सेविंग अकाउंट मेरा खुल जाता है। लेकिन जब बात करता हूं करंट अकाउंट की
तो ये 10,000 रुपये तो कम से कम दोस्तों मुझे लगता है जितने भी बैंक हैं करंट अकाउंट के 10,000 रुपये लेते हैं नेशनलाइज बैंक। वहीं प्राइवेट बैंक में खुलवाओगे HDFC, ICICI वगैरह ऐसे हैं तो 25,000 रुपये से खोलते हैं मिनिमम बैलेंस। इसका मतलब है आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर हर वक्त 25,000 रुपये या 10,000 रुपये जैसा भी अकाउंट खुला है आपको अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। और इसी वजह से ये जो 25,000 रुपये मेरे ब्लॉक हो जाएंगे, लोग सोचते हैं यार सारा काम ना सेविंग में कर लेते हैं, जीरो बैलेंस से खुला है, इसी में ले लो पैसा, इसी में सेल कर लो, इसी में परचेज। और जब बाद में पता चलता है ना फिर कहते हैं यार गलती हो गई, किसी ने बताया नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजैक्शन की लिमिट्स। क्या सेविंग अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन की लिमिट्स होती हैं? दोस्तों बेसिकली तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी ATM से पैसा निकाल लें, डाल लें अगर है तो। और लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो आप इसमें नहीं कर सकते हो और उसके लिए RBI और इनकम टैक्स दोनों ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने सेविंग अकाउंट के अंदर दिन दिहाड़े सेल की, परचेज की, लोगों से लोन लेना, यानी कि सेविंग अकाउंट की जब मैंने स्टेटमेंट मांगी तो कम से कम 70 पेज की आ गई। दोस्तों वो तो बिजनेस ही बन गया ना। तो RBI से नोटिस आ गया कि आप सेविंग अकाउंट को सेविंग की तरह यूज नहीं कर रहे हो, इनकी एक्सप्लेनेशन दो। और साथ में वो इनकम टैक्स को भी फॉरवर्ड कर दिया कि भैया पता करो कि ट्रांजैक्शन जो इतनी सारी हुई हैं वो सेविंग अकाउंट में कैसे हो गई। क्योंकि सरकार का मानना है, इनकम टैक्स का भी और RBI का भी, कि सेविंग अकाउंट है तो महीने में एक ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शन आती होंगी, यानी कि अकाउंट के अंदर पैसा आता होगा और थोड़ा बहुत निकलता होगा खर्चों के लिए, बस। तो 1 पेज की स्टेटमेंट हो गई 1 महीने की, साल भर की 12 पेज की हो गई, मोटा मोटा। करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर लो बिजनेस की, जितनी मर्जी पेज की स्टेटमेंट हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। RBI और ये अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं पूछता उसके लिए। हाँ, ट्रांजैक्शन जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता तो उसमें जो मर्जी करते रहो। मतलब बैलेंस शीट तो बनेगी, टैक्स ऑडिट भी होगा, आइडियर भी जाएगी, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना हमें। आखिरी पेज दोस्तों, आखिरी पेज में ईयरली एक्सपेंस कितने होते हैं। अगर मैं एक सेविंग अकाउंट खोलता हूं तो कितना खर्चा आएगा मेरा। एक तो ATM चार्जेस 150 रुपये लगेंगे, जो साल के लगते हैं, आप ATM की सर्विस यूज कर रहे हो पूरे साल 150 रुपये प्लस GST। अगर आपने क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं करा, जो उस केस में अगर 1,000 रुपये या 2,000 रुपये खोले तो 200 रुपये आपके लग जाएंगे, कट जाएंगे क्वार्टरली, तो रखने पड़ेंगे आपको। एक, अगर आपने इंटरनेट फैसिलिटी ली है या मोबाइल पे मैसेज आता है पैसे कटने का, जमा होने का, और मुझे लगता है ये तो हमेशा लेना चाहिए, आज के इतना फ्रॉड हो रहा है तो मोबाइल पे मैसेज आना चाहिए, तो उसके भी पैसे कटते हैं। इसमें थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि करंट अकाउंट है, बिजनेस का है, पता है उसको कमाई हो रही है बैंक वाले को, तो 590 रुपये, 500 प्लस GST। क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं करा तो थोड़े ज़्यादा है इसमें, 1,000 रुपये 2,000 रुपये क्वार्टरली कट जाते हैं। इंटरनेट चार्जेस 50 से 100 रुपये हैं। और अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, यानी कि यहाँ पे जब कैश विड्रॉल करोगे दोस्तों, पर ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं है, साल का एक बार में 150 रुपये लेता है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप ATM से कैश निकालोगे, करंट अकाउंट के ATM से, तो हर एक ट्रांजैक्शन का आपका 25 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये कट जाएगा। डिपेंड करेगा आप कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इसमें फ्री नहीं है कि 5 फ्री हैं, 10 फ्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार जब भी आप ATM यूज करोगे निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट, कितने सेविंग अकाउंट रखूं मैं, मतलब 1 रख लूं, 2 रख लूं। मेरा मानना है दोस्तों, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, मिनिमम एक तो आप खोलो, साथ में एक एक्स्ट्रा नेट बैंकिंग के लिए। जैसे एक अच्छा मेरे लिए बैंक क्या है, HDFC अच्छा है, नेट बैंकिंग अच्छी है, और एक बैंक SBI का मेरे बराबर में ही है, तो मुझे जाने आने में आसानी है, तो एक मैं SBI में खोल लूँ। यानी कि एक तो हो गया नेशनलाइज बैंक, सरकारी, थोड़ा भरोसा रह गया, और एक हो गया HDFC, ताकि नेट बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है। मैंने भी ऐसी करा हुआ है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, हमेशा जो अकाउंट पास में हो बैंक, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। बंद कैसे कर सकते हो भैया, आपके पास ज़्यादा अकाउंट है, सिंपल से एक लेटर लिख देना, सिंपल से एक लेटर, बैंक मैनेजर को रेफरेंस करते हुए मेरा इस बैंक में अकाउंट है, मुझे क्लोज करना है, जितना भी पैसा है मुझे कैश दे दिया जाए, या आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए, दोनों केस में। अगर आपके पास इस लेटर का फॉर्मेट ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा अपनी ईमेल ID, मैं आपको बैंक अकाउंट क्लोज करने का एक अच्छा सा ड्राफ्ट बना के दे दूंगा। आप उसमें अपना नाम और अपना अकाउंट नंबर, जो बेसिक डिटेल है वो जरूर फिल कर लीजिएगा। ये 8 पॉइंट दोस्तों को बता दिए हैं, और मुझे लगता है आपको इससे डिसीजन लेने में बड़ी हेल्प मिलेगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इससे जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने सर्कल में, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि भैया सेविंग अकाउंट को किस तरह मेंटेन करना है, करंट अकाउंट को किस तरह मेंटेन करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है,
और इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचना है। जल्द मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।